गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोग लीवर तक पढ़े थे। चलिए लीवर का कुछ पॉइंट हम लोग आज फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग लीवर तक पहुंच चुके थे। लीवर को हम लोग क्या कहते हैं सर? यकृत या जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत और जिगर भी कहते हैं। देखिए लीवर जो है सर हमारे शरीर का सबसे कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिखा यह हमारे शरीर का क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। मतलब हम कह सकते हैं हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हुआ? लीवर हुआ। यह सबसे भारी अंग होता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे भारी अंग भी होता है और इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg। क्लियर है? ये याद रखना होगा। कितना वेट होता है सर? 1.5 kg। चलिए इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है सर? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हम कहेंगे लीवर के अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ लीवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। क्लियर है? देखिए लीवर में जो होता है सर, इसमें स्वतः निर्माण की क्रिया होती है। मतलब इसमें होता क्या है सर? ये लीवर जो होता है सर, ये सेल्फ रीजनरेट पावर होता है इसमें, यानी ये खुद से डेवलपमेंट, इसमें खुद से डेवलपमेंट होता है। कैसी क्रिया होती है इसमें? सेल्फ रीजनरेट पावर होती है इसमें। हम कह सकते हैं इसमें स्वतः निर्माण की क्रिया होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग इसके थोड़ा डायग्राम को हम लोग देखते हैं। देखिए थोड़ा इसको गौर से देखना है और आप लोग कॉपी पे बना करके लिखिएगा तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? देखिए ये आप देख रहे हैं, ये लीवर है। ये क्या है? लीवर है। आप देख रहे हैं। और इसको क्या कहा जाता है? ये जो बीच वाला है इसको क्या कहा जाता है? फेल्सीफेरल लिगामेंट। क्या कहा जाता है? फेल्सीफेरल लिगामेंट। और इधर ये राइट हो गया, ये कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड हो गया लीवर का। क्लियर है? और ये जो है रेड कलर का, इसको क्या कहते हैं सर? गॉल ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, और ये जो होता है क्या होता है? ये पाइप को क्या कहते हैं? हेपेटिक डक्ट कहते हैं, जो लीवर को किससे जोड़ता है? और नीचे में जो होता है गॉल ब्लाडर, जो जोड़ता है कॉमन बाइल डक्ट से किसको जोड़ता है? सिस्टिक डक्ट जोड़ता है। किसको? गॉल ब्लाडर को कॉमन बाइल डक्ट से कौन सा डक्ट जोड़ता है? सिस्टिक डक्ट जोड़ता है गॉल ब्लाडर को, यानी पित्राशय को। इसमें क्या स्टोर होता है? जूस, बाइल जूस स्टोर होता है। क्लियर है? देखिए कॉमन बाइल डक्ट और ये जो है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रियाज डक्ट, यानी अग्नाशय नलिका। और ये जो होता है, क्लियर है यहाँ तक? और ये तो आप जानते हैं ऊपर से भोजन आ रहा है, फूड आ रहा है। ये कौन सी पाइप है? डुडेनम पाइप है। नीचे कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये पेनक्रियाज है। हम लोग पेनक्रियाज के बारे में भी स्टडी करेंगे बाद में। अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लीवर के बारे में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे। देखिए यकृत का इकाई क्या होता है? यकृत की आधारभूत इकाई को क्या कहा जाता है? हेपेटोसाइट्स। क्या कहा जाता है? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स क्या कहा जाता है? हेपेटोसाइट्स। ये याद रखना होगा। क्या कहा जाता है? यकृत की आधारभूत इकाई क्या होती है? हेपेटोसाइट्स। और गिल्सन कैप्सूल द्वारा क्या रहता है? ये घिरा रहता है। ये हेपेटोसाइट्स क्या इसकी आधारभूत इकाई है? और ये कौन से कैप्सूल द्वारा घिरा रहता है? गिल्सन कैप्सूल। अगर आपको पूछेगा बताइए लीवर कौन से कैप्सूल के द्वारा घिरा रहता है, तो आप क्या कहिएगा? गिल्सन कैप्सूल के द्वारा घिरा रहता है। अगर पूछ ले लीवर की आधारभूत इकाई क्या होगा, तो क्या होगा? हेपेटोसाइट्स होगा। देखिए इसका कार्य क्या होता है? देखिए इसका कार्य होता है, लीवर का कार्य होता क्या है? बाइल जूस का क्या करना? प्रोडक्शन करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। यानी हम कह सकते हैं इसका कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना। क्लियर है? चलिए हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ते हैं। बाइल जूस जो होता है पित्त रस, ये पित्त रस कहाँ स्टोर होता है? अभी जस्ट हम लोग डायग्राम में देखे थे। पित्त रस कहाँ? हेपेटिक डक्ट के जरिए आता है और कहाँ स्टोर हो जाता है? सिस्टिक डक्ट होते हुए जाते, सिस्टिक डक्ट हो करके कहाँ स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लाडर में स्टोर हो जाता है, यानी पित्राशय में स्टोर हो जाता है। पित्राशय में कौन सा रहेगा? पित्त रस रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। देखिए इसका कलर जो होता है सर, कभी पूछ लेगा बताइए बाइल जूस का कलर कैसा होगा? येलो प्लस ग्रीन। कैसा होता है? येलो प्लस
ग्रीन। देखिए ये कितना ml होता है, बाइल जूस कितना मतलब प्रोडक्शन करता है, 600 से 700 ml। कितना प्रोडक्शन करता है लीवर, 600 से 700 ml। pH वैल्यू कितना होता है बाइल जूस का, 7.9 से 8.3। अब आप ये बता सकते हैं जब pH वैल्यू 7.9 से 8.3 हुआ, इसका मतलब बाइल जूस का नेचर कैसा होगा सर, बेसिक नेचर होगा, क्योंकि 7 से जब ऊपर होता है तो कैसा नेचर होगा, pH का मान अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसलिए हम देखिए नीचे में लिख दिए है पित्त रस का नेचर कैसा होगा, नेचर बेसिक होगा उसका, यानी पित्त रस क्षारीय होता है। देखिए पित्त रस का कार्य क्या क्या है, हम लोग देखिए यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। क्या स्टडी करने वाले हैं, पित्त रस का क्या क्या कार्य होता है। देखिए थोड़ा सा जूम कर ले। देखिए पित्त रस जो होता है ये अम्लीय भोजन को क्या बना देगा। अब बताइए, पेट में जब भोजन पेट में आया तो कैसा बन गया, भोजन एसिडिक बन गया। और उसके बाद जैसे ही भोजन नीचे आएगा डुडेनम पाइप के जरिए, तो वहाँ पे भोजन ये पित्त रस मिलेगा तो वह उसको कैसा, भोजन को कैसा बना देगा, क्षारीय बना देगा, यानी बेसिक बना देगा। क्लियर है। देखिए ग्रहणी में ही वसा का क्या होता है, ग्रहणी यानी डुडेनम में ही वसा का क्या होता है, पायसीकरण होता है। हम कह सकते हैं डुडेनम में कौन सी क्रिया होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी पायसीकरण होता है। वसा का पायसीकरण कहाँ होता है, डुडेनम यानी ग्रहणी में होता है। यानी कि वसा का छोटे छोटे भागों में टूटना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पायसीकरण क्या कहलाता है, वसा का छोटे छोटे भागों में टूटना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी वसा का पायसीकरण कहलाता है। क्लियर है। बाइल जूस जो है एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। ये एंजाइम जो है हमारे शरीर में, उसको बाइल जूस क्या करता है, एक्टिवेट करने का कार्य करता है। क्लियर है। ये बाइल जूस का कार्य हो गया, 3 ठो कार्य हो गया। एक अम्लीय बनाता है, दूसरा क्या कहता है, डुडेनम में क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, यानी फैट का यानी वसा का छोटे छोटे भागों में टूटता है। तीसरा कार्य क्या है, बाइल जूस एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग आते हैं। पित्त रस देखिए पित्त रस में एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाते हैं, लवण पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी प्रकार का एंजाइम पाया तो जाता नहीं है, उसमें क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर एंजाइम नहीं है पाया जाता है और ये क्या करता है, इसका कार्य ही होता है एंजाइम को क्या करना, सक्रिय करना, एक्टिवेट करना। जिस तरह से हाइड्रोक्लोरिक HCl एक्टिवेट करने का कार्य करता था कि नहीं, इससे पहले जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस जो निकला था वहाँ से क्या HCl का सेक्रेशन हुआ था। HCl क्या किया था, मतलब एंजाइम एक्टिवेटर का भी काम करता था। उसी तरह से बाइल जूस भी अपने शरीर में क्या काम करता है, एंजाइम एक्टिवेटर का काम करता है, यानी एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य करता है। क्लियर है। देखिए इसमें साल्ट जो होता है सर 2 प्रकार का होता है बाइल जूस में। उसको अगर पूछ ले तो एक को कहिए ग्लूकोहोलेट, क्या कहिए, ग्लूकोहोलेट। एक को क्या कहिएगा, टोरको चॉकलेट। क्लियर है। नाम देख लीजिएगा सर, थोड़ा सा बायो का कुछ बड़ी अजीब नाम होता है, तो आप नाम देख करके ही आप आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पित्त रस यकृत द्वारा। पित्त रस कहाँ बनेगा, यकृत यानी लिवर। हम तो पहले ही पढ़े, प्रोडक्शन कौन करता है पित्त रस का, लिवर करता है। हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोडक्शन कौन करता है बाइल जूस का, लिवर करता है। कौन करता है, लिवर करता है। देखिए पित्त रस का स्रावन कौन से डक्ट के द्वारा होता है, हेपेटिक वाहिका। हम तो अभी बताए हेपेटिक वाहिका द्वारा यकृत से होता है। अभी देखिए जस्ट हम लोग पढ़े थे इस तरह से, देखिए ऐसा डायग्राम था, ऐसा था डायग्राम, ये लिगामेंट था और इस होकर के एक ठो नलिका था, एक और था, और ये अग्नाशय होकर के इधर आ गया। इसी को ना हम बोलते थे, क्या बोलते थे, हेपेटिक वाहिका। इसको क्या बोलते थे, हेपेटिक वाहिका। मतलब क्या, हेपेटिक डक्ट कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, हेपेटिक डक्ट। देख
हम लोग यहाँ से क्या क्या हमको समझ में आया, ये एंजाइम किस में नहीं होता, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है, लेकिन गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो एंजाइम था, इसमें एंजाइम नहीं होता है। इसका मतलब हम नहीं कहेंगे अगर कोई भी ग्लैंड है तो वो क्या करेगा, एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। बाइल जूस जो है वो क्या सेक्रेशन कर रहा है, एंजाइम का नहीं कर रहा है। तो इसमें इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, पित्तरस का, लीवर कर रहा है। पित्तरस किसके द्वारा सेक्रेशन होता है, स्रवन किसके द्वारा, बाहर किसके द्वारा निकलता है, हेपेटिक वाहिका के द्वारा आता है, और नीचे आते ही वो कहाँ, किसके जरिए, सिस्टिक डक्ट के जरिए कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में। देखिए नाम आपको याद रखना होगा। आपको पूछ लेगा बताइए पित्तरस का प्रोडक्शन तो करता है, कौन करता है, लीवर करता है, और वो जा करके कौन से वाहिका के द्वारा वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, तो आप क्या कहिएगा, सिस्टिक डक्ट। बाइल जूस का सेक्रेशन किस वाहिका के द्वारा होता है, हेपेटिक वाहिका के द्वारा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और या एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़ा इसको रिमेंबर करके रखना होगा आप लोग को भी। और हम लोग जानते हैं बाइल जूस में 2 प्रकार के साल्ट होते हैं, एक होता है ग्लूकोहोलेट, एक होता है टोरो चॉकलेट, देख रहे हैं, क्लियर है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए यहाँ पे है सिस्टिक वाहिका पित्तरस को पित्ताशय में लेकर जाती है। सिस्टिक वाहिका हम क्या बोलता है, बाइल जूस को कहाँ, एल हेपेटिक डक्ट से आएगा बाइल जूस, सेक्रेशन होता है लीवर से, और वह कौन से डक्ट के द्वारा, सिस्टिक डक्ट। हम अभी आप जस्ट बताए कि बाइल जो गॉल ब्लैडर जो जुड़ा रहता है कौन से वाहिका के द्वारा जुड़ा रहता है, सिस्टिक वाहिका यानी सिस्टिक डक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। और यही पित्तरस संग्रहित होता है, यानी कहाँ संग्रहित होता है, गॉल ब्लैडर में ही संग्रहित होता है। हम कह सकते हैं पित्तरस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। हम कहते हैं बाइल जूस का बैंक कौन होगा, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे करके पूछ ले, थोड़ा चेंज करके बताइए, बैंक ऑफ बाइल जूस किसको कहा जाएगा, पित्ताशय को, यानी गॉल ब्लैडर को, क्योंकि वहीं पर तो जमा होता है। क्लियर है। देखिए सामान्य पित्तवाहिका पित्तरस को अग्नाशय में लेकर जाती है। कहाँ लेकर के जाएगा, समान पित्तवाहिका, समान यानी कॉमन बाइल डक्ट, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। मतलब कॉमन बाइल डक्ट क्या करेगा, पित्तरस को कहाँ लेकर के जाएगा। अभी आप फिगर में भी इससे जस्ट पहले देखे थे, वह सिस्टिक हेपेटिक वाहिका होते हुए, और उसके बाद वह कौन से डक्ट से जुड़ जाता है, कॉमन बाइल डक्ट, जो किसको जोड़ देता है, अग्नाशय को जोड़ देता है, पेनक्रियाज को जोड़ देता है। क्लियर है। देखिए अग्नाशय में आप तो देखे थे तभी, कॉमन बाइल डक्ट, और देख रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट, इसको कहता है समान पित्तवाहिका, और पेनक्रियाज डक्ट अग्नाशय वाहिका, ये दोनों किसको जोड़ देता है, ये दोनों वाहिका कहाँ जा कर के मिल जाता है, डुडेनम में। डुडेनम से हो करके भोजन आता है हाफ लिक्विड में, जिसको काइम कहते हैं, और वह भोजन तो एसिडिक रहता है। जब ये पित्तरस वहाँ पे जा कर के मिलेगा तो भोजन को कैसा बना देगा, एसिडिक तो रहेगा नहीं, कैसा बन जाएगा नेचर, क्षारीय बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा, क्योंकि पित्तरस का नेचर ही कैसा होता है, बेसिक होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक होता है कुफर सेल। क्या होता है, कुफर सेल। ये कहाँ पाया जाता है सर, लीवर में पाया जाता है। ये कुफर सेल कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। यकृत के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कुफर सेल कहा जाता है। ये कोशिका फोटोसाइटिक नेचर की तरह होता है। ये कोशिका का किस नेचर की तरह होता है, फोटोसाइटिक नेचर की तरह होता है। इसका कार्य होता है जहरीले पदार्थ को नष्ट करना। देखिए कुफर सेल जो होता है, ये कुफर सेल जो है लीवर में पाया जाता है, और इसका नेचर जो होता है फोगोसाइटिक नेचर होता है। अगर पूछ ले बताइए कुफर सेल कहाँ होता है, लीवर में होता है। कुफर सेल किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित है। और ये कुफर सेल का नेचर कैसा होता है, फोगोसाइटिक होता है। और ये जो होता है, ये जो कोशिका होता है, ये जो कुफर सेल होता है, कुफर कोशिका जो होता है, ये हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन पदार्थ हैं, ये टॉक्सिन पदार्थ को क्या करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसलिए जब हम अल्कोहल लेते हैं तो मेरा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अंग कौन होता है, लीवर होता है। और लीवर क्या करता है, जब अल्कोहल हम लोग शरीर के अंदर लेंगे तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा एल्कोहल? एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड इज ए टॉक्सिन। एसिटल्डिहाइड को क्या कर सकते हैं हम? टॉक्सिन कर सकते हैं। एसिटल्डिहाइड को ख़त्म करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए जिसका शरीर का जो जितना हेल्दी रहेगा उसका लीवर उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वह उतना उसको क्या कर सकता है? उतना टॉक्सिन को ख़त्म कर सकता है। आप देखते होंगे कोई किसी आदमी का शराब पीते पीते मौत हो गया, इसका मतलब उसका लीवर क्या हुआ? टॉक्सिन को क्या किया? ख़त्म नहीं कर पाया, जिसके चलते उसके सारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिसके कारण उसका क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकता है। यानी ज़्यादा टॉक्सिन लेने पे हमें क्या होगा? मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग तो समझ गए कुफर सेल कहाँ होता है? यकृत में होता है। इसका काम क्या होता है? टॉक्सिन पदार्थ को, टॉक्सिन सब्सटेंस को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। क्लियर है? चलिए देखिए, और नीचे में भी देखिए लिखा हुआ है। और देखिए यकृत जहरीले पदार्थ को क्या करता है? परिवर्तित करता है। यानी क्या करता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देता है। यानी जहरीले पदार्थ को दूसरा फॉर्म में बदल दिया। बताइए NH3 क्या है? टॉक्सिन है, अमोनिया। ये किसको बदल दिया? यूरिया को यूरिया में। यूरिया क्या क्या? किडनी क्या क्या? यूरिया को बाहर एक्सक्रिएट करके निकाल दिया यूरिन के द्वारा। आप देख रहे हैं? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं, इसका चौथा क्या होता है? देखिए चौथा कार्य क्या है? यकृत जो है, यकृत का चौथा कार्य हम लोग पढ़ने वाले हैं। यकृत जो है हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करती है। यकृत जो है सर, अपना जो लीवर है, ये हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करती है। हिपेरिन के कारण ही ब्लड शरीर के अंदर क्या होता है? थक्का नहीं जम पाता है। तो शरीर के अंदर जो ब्लड थक्का नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है 75% तो लीवर करता है, और 25% हमको कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्त होता है? फैटी फूड से प्राप्त होता है। देख रहे हैं यहाँ पे हिपेरिन के बारे में लिखा हुआ है। हिपेरिन रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, इसका कार्य तो यही है। और ये हिपेरिन कहाँ रहता है? ब्लड में रहता है। और इसका प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है। क्लियर है? कोलेस्ट्रॉल का कितना % प्रोडक्शन लीवर करता है? 75%। फैटी फूड से कितना हमको कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है? 25% प्राप्त होता है। क्लियर है? इसका मतलब हमको फैटी फूड भी खाना चाहिए, वसायुक्त भोजन भी हमको खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाएंगे तो हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए अगर अमाउंट बढ़ जाएगा, किसका? कोलेस्ट्रॉल का अगर अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। एक तो लीवर 25% प्रोडक्शन, लीवर कितना कर रहा है? 75% प्रोडक्शन कर रहा है। 75% उत्पादन कौन कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल का, यकृत कर रहा है। और 25% हमको वसायुक्त भोजन से मिल रहा है। अगर यह उससे ज़्यादा हो जाए, यानी कोलेस्ट्रॉल उससे क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। हार्ट अटैक ऑकर्स, यानी उसको क्या हो? दिल का दौरा पड़ सकता है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है सर। ये कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए यूजफुल, हेल्पफुल है बहुत सारे चीज़ में। चलिए इसके बारे में, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, अगर कार्य पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे इसका इंपॉर्टेंस कितना है अपने लाइफ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका कार्य क्या है? पहला कार्य है यह प्रजनन हार्मोन का निर्माण करता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है ये किसका निर्माण करता है? सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं ये प्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल हेल्पफुल इन कि रिप्रोडक्शन, यानी प्रजनन में क्या है? हेल्पफुल है। जब सेक्स हार्मोन का निर्माण कर रहा है तब तो वह रिप्रोडक्शन होगा। अगर नहीं निर्माण करेगा तो क्या रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं यानी ये हमारे शरीर के लिए क्या है? कोलेस्ट्रॉल यूजफुल है, काफ़ी उपयोगी है। देखिए दूसरा कार्य क्या होता है? यह रक्त संचार को क्या बनाता है? आसान बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? ब्लड जो सर्कुलेट होता है उसको क्या करता है? ईजी करता है, आसान बनाता है। ईजीएस्ट वे में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। क्लियर है? ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर रक्त का संचार सही से नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा शरीर सही से एनर्जेटिक नहीं रहेगा,
बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। यानी इसके लिए कोलेस्ट्रॉल क्या है, ज़रूरी है। यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए क्या है, काफ़ी लाभप्रद है। चलिए इसके तीसरा कार्य हम लोग पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अधिक होने पर धमनी में क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अधिक होगा, जब धमनी में क्या होगा, धमनी में क्या होगा, जम जाएगा, जिससे हार्ट अटैक का खतरा आने का संभावना बना रहता है। हम क्या बोले, अगर धमनी क्या है, प्योर ब्लड को मतलब ले करके जाता है लंग्स से। अगर उसमें जम जाए, धमनी जाम हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट में ब्लड जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। वहीं से क्या हो गया, लंग्स से कहाँ जाता है ब्लड, हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाता है, किडनी में जाता है। तो क्या होगा, हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गॉल स्टोन। यानी गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लाडर में क्या होगा, गॉल स्टोन होगा। पित्राशय में क्या होगा, पित्राशय में पथरी, यानी गॉल स्टोन का मतलब हुआ, हिंदी हुआ। देखिए बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अगर अधिक हो जाए शरीर में तो क्या होगा, पित्राशय में क्या हो जाएगा, तो पथरी हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अगर बाइल साल्ट का अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, बाइल जूस में कैसा होता है, बाइल साल्ट होता है, 2 प्रकार के साल्ट होते हैं। और क्या, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कौन करता है, यकृत करता है। अगर ये दोनों का मात्रा क्या हो जाए, शरीर में बढ़ जाए, तो पित्राशय में क्या हो जाएगा, और गॉल ब्लाडर में क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। देखिए अगर स्टोन कम है तब क्या बोला जाएगा उसको, अगर स्टोन कम है तो क्या बोला जाएगा, लिथोट्रिप्सी। क्या बोला जाएगा, अगर गॉल ब्लाडर में स्टोन कम हो तो क्या बोला जाएगा, लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करके इस पथरी को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। आप देखे होंगे, कहीं पे सुने होंगे, लेजर ऑपरेशन किया जाता है। लेजर ऑपरेशन से क्या किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव को अंदर की ओर भेजता है, और वह वेव से क्या होता है, वह पत्थर को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। जब वो ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल कर देगा तो क्या होगा, वह बाइल जूस जैसे ही निकलेगा उसको करके वह पथरी आ करके क्या होगा, वह बाय यूरिन के जरिए क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, स्टोन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसको क्या, अगर स्टोन कम हो, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, गॉल ब्लाडर में, पित्राशय में अगर स्टोन कम हो तो उसको, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, लिथोट्रिप्सी। क्या कहा जाता है, लिथोट्रिप्सी। अगर स्टोन ज़्यादा हो तब उसको क्या कहा जाता है, देखिए नीचे में है, अगर स्टोन ज़्यादा हो तब उसको क्या बोला जाता है, कोलेसिस्टेटोमी। देख रहे हैं, कोलेसिस्टेटोमी कहा जाता है। अगर स्टोन ज़्यादा हो गया तो कोलेसिस्टेटोमी कहा जाता है। यानी गॉल ब्लाडर में स्टोन ज़्यादा हो गया तो कोलेसिस्टोमी कहा जाएगा। अगर स्टोन कम है तो क्या कहा जाए, लिथोट्रिप्सी कहा जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे पोर्टल वेन सिस्टम। पोर्टल वेन सिस्टम क्या है, पोर्टल शिरातंत्र क्या है। चलिए देखिए, यकृत से क्या होता है, यह यकृत से क्या होता है, संचालन होता है। यानी पोर्टल वेन सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है, यकृत से होता है। पोर्टल वेन सिस्टम कहाँ से कंट्रोल होता है, यकृत से होता है, यानी कंडक्टेड बाय लीवर। यानी पोर्टल वेन सिस्टम को चलाने का कार्य कौन करता है, लीवर करता है। हम कह सकते हैं पोर्टल वेन सिस्टम किसके द्वारा चलाया जाता है, लीवर के द्वारा चलता है। एप्पल, देखिए एप्पल अगर खाएंगे तो पाचन होगा, तो हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। देखिए वेन मतलब क्या होता है, सिरा। आर्टरी मतलब क्या होता है, धमनी। वेन जो सिरा जो होता है अशुद्ध ब्लड को ले जाता है, सिरा को किसको ले जाता है, अशुद्ध ब्लड को। और आर्टरी धमनी जो होता है सर, ये किसको ले जाता है, प्योर ब्लड को ले करके जाता है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा इसको गौर से देखना है, थोड़ा जूम करके आप लोग पिक्चर का क्वालिटी अच्छा रखिएगा ताकि आपको क्लियर पता चल सके कौन सा लेटर क्या लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, पोर्टल वेन सिस्टम। क्या है, पोर्टल वेन सिस्टम। क्लियर है। चलिए देखिए इसमें कहाँ क्या होता है। देखिए ये क्या है, लार्ज स्टेटाइन और स्मॉल स्टेटाइन। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ग्लूकोज आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ग्लूकोज आएगा, और कहाँ मिल जाएगा, लीवर में, यकृत में। कहाँ, यकृत में क्या हुआ, ग्लूकोज आया, और यहाँ यकृत में ब्लड के साथ क्या हुआ, मिक्सअप हो गया।
यहाँ पे तो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। फिर ये इम्प्योर ब्लड को कौन लेकर के जाएगा, हेपेटिक वेन। कौन, लिवर से कौन इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाता है, हेपेटिक सिरा। कहाँ लेकर के जाता है, हार्ट में लेकर के जाता है, हार्ट तक कैरी कर लिया। फिर हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड होगा ये सब को कैरी करके कौन ले जाएगा, प्लूमरी आर्टरी, यानी प्लूमरी धमनी जो है ये किसको लेकर के जाएगा, इम्प्योर ब्लड को लेकर के जाएगा। यानी तीसरा कार्य होगा, कहाँ लेकर के जाएगा, लंग्स में। लंग्स क्या करेगा, फिल्ट्रेशन का कार्य करेगा। लंग्स का काम ये है ओनली फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्लियर है। अब ब्लड को जब प्यूरिफिकेशन कर देगा लंग्स, तो वह किसको सप्लाई कर देगा, प्योर ब्लड को सप्लाई कर देगा। किस वेन के जरिए, फुफ्फुसीय सिरा के जरिए। किसके जरिए, फुफ्फुसीय सिरा के जरिए ब्लड को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। किसके, हार्ट को। फिर देख रहे हैं ये पांचवा कार्य हुआ। चौथा कार्य क्या हुआ, ब्लड को शुद्ध करना। छठा कार्य क्या होगा, हार्ट क्या करेगा, प्योर ब्लड को सप्लाई कर देगा यकृत को, यानी लीवर को। किसको, किसके जरिए, हेपेटिक धमनी के जरिए प्योर ब्लड को क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। यानी ये इस प्रकार का सिस्टम अपने शरीर में क्या होगा, चलता रहेगा। इसी को क्या कहा जाता है, पोर्टल वेन सिस्टम। आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए हार्ट से इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक किस के द्वारा लेकर के जाया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हार्ट से जो जा रहा है किस में, लंग्स में। हार्ट से जो लंग्स में जा रहा है किसके जो द्वारा जा रहा है, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा, यानी आर्टरी के द्वारा। क्लियर है। यानी ये कौन से ब्लड को सप्लाई कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को। अब आपको क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लेगा, बताइए जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है कहाँ होता है, लंग्स में, तो वहाँ से प्योर ब्लड को कौन से सिरा द्वारा हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो कौन सा सिरा होगा, फुफ्फुसीय सिरा होगा, जो प्योर ब्लड को क्या करता है, पहुंचाता है हार्ट तक। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला है, यहाँ पे उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आर्टरी जो होता है, धमनी जो होता है, कौन से ब्लड का सप्लाई करता है, धमनी जो है इम्प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। और वेन जो है किसको करता है, सिरा जो होता है वो प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, वेन जो है, वेन सिरा जो है इम्प्योर ब्लड का सप्लाई करता है, और आर्टरी जो है ये शुद्ध ब्लड का क्या करता है, सप्लाई करता है। तो हम लोग समझ गए ये डायग्राम को। देखिए नीचे में लिखा हुआ भी है, ग्लूकोज का अवशोषण, सॉरी इसको जूम कर लें थोड़ा सा ताकि क्लियर आपको पता चले। देखिए ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है, आंत द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टेटाइन के जो द्वारा। फिर ये ग्लूकोज पोर्टल सिरा द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, ग्लूकोज अशुद्ध रक्त में मिल जाता है। कहाँ, यकृत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, यकृत में पहुँच जाता है। हेपेटिक सिरा द्वारा, मतलब क्या करता है, फिर लीवर क्या करता है, हेपेटिक सिरा द्वारा अशुद्ध ब्लड को कहाँ तक पहुँचा देता है, हृदय तक पहुँचा देता है। इसके बाद क्या होता है, फिर हार्ट क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कौन से सिरा द्वारा, इसके बाद फुफ्फुसीय धमनी द्वारा अशुद्ध ब्लड को हृदय से कहाँ तक पहुँचा देता है, फेफड़ा तक। फिर फेफड़े प्योर अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध करने का कार्य करता है। पुनः फिर देखिए यहाँ पे, पुनः फिर शुद्ध ब्लड को रक्त क्या करता है, फेफड़ा से फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, किसके द्वारा, इम्प्योर ब्लड को कौन लाया, हार्ट से लंग्स तक, फुफ्फुसीय धमनी, और हार्ट से लंग्स से जो है हार्ट में फिर जो जा रहा है प्योर ब्लड को लेकर के कौन सा ले जा रहा है, फुफ्फुसीय सिरा। बस दोनों देख रहे हैं, दोनों साइड है फुफ्फुसीय, बस इधर आर्टरी है तो इधर क्या है, वेन है। क्लियर है। राइट साइड क्या है, जो प्योर ब्लड को सप्लाई कर रहा है वो क्या है, प्लूमरी वेन। क्लियर है। यानी उसको क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा कहाँ तक, हृदय तक पहुँच जाता है। इसके बाद अशुद्ध रक्त हेपेटिक धमनी द्वारा हृदय से कहाँ तक पहुँच जाता है, हेपेटिक धमनी द्वारा कहाँ तक पहुँच जाता है, यकृत तक पहुँच जाता है। और इस प्रकार का सिस्टम क्या होता है, चलते रहता है। यानी यही चक्रण, यही सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड का चलते रहता है। इसी को कहा गया है पोर्टल वेन सिस्टम, पोर्टल सिरा तंत्र। क्लियर है। चलिए अब हम लोग
आगे आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज होता क्या है? देखिए अग्नाशय, देखिए अग्नाशय जो है क्या, ग्लैंड, इस ग्लैंड जो होता है, ग्रंथि जो होता है, ग्रंथि कहते हैं किसको है सर? देखिए इससे पदार्थ का स्रवण होता है। ग्रंथि से क्या होता है? पदार्थ का स्रवण होगा, आइदर एंजाइम आइदर हार्मोन। देखिए कोई भी ग्रंथि ग्लैंड है, उससे क्या होगा? या हार्मोन का सेक्रेशन होगा या एंजाइम का सेक्रेशन होगा, दो ही बात होगा, और तो कुछ होगा नहीं। ग्लैंड है तो दो चीज़ का सेक्रेशन कर सकता है, आइदर हार्मोन आइदर एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा? डाइजेशन में हेल्पफुल होगा। हार्मोन क्या करेगा? उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल होगा। हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे आगे इन डेप्थ होकर के। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो भी एग्ज़ाम में आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। जब मेरा सारा क्लास ये ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम जितने भी इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज देखिए ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन या एंजाइम का क्या करता है? सेक्रेशन करता है। क्लियर है? चलिए देखिए एंजाइम जो होता है, देखिए एंजाइम वह ग्रंथि, वह स्रावी ग्रंथि, इसको क्या बनाता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है? एंजाइम स्रावित होता है। क्या सेक्रेशन होता है? एंजाइम का सेक्रेशन किससे होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से, यानी इसको क्या कहते हैं? वह स्रावी ग्रंथि। इससे अब बताओ एंजाइम है तो क्या होगा? पाचन में सहायक होगा कि नहीं होगा? हम बोले क्या, इससे पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम क्या करता है? भोजन को डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने में क्या होता है? एंजाइम हेल्पफुल होता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है? शरीर का ग्रोथ करना। ग्रोथ आर में ये किसका हेल्पफुल होता है? हार्मोन का। अगर हार्मोन का शरीर में मात्रा कम हो जाए तो वो आदमी क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। देखिए हार्मोन क्या होता है? हार्मोन का सेक्रेशन कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए अग्नाशय से क्या होता है? ग्लैंड से सेक्रेशन होगा, वहाँ से एंजाइम और हार्मोन का। देखिए एंजाइम का सेक्रेशन कौन करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और हार्मोन का सेक्रेशन कौन करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको क्या, इंडो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सो मतलब वैस्रावी ग्रंथि। देखिए हार्मोन का काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना यानी विकसित करना, ग्रोथ यानी वृद्धि करना, यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या करना? हेल्प करना। यानी हार्मोन का कार्य देखिए बहुत ही बड़ा है। यानी अपना डेवलपमेंट, अगर किसी भी आदमी के शरीर का डेवलपमेंट अगर कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसके शरीर से हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जिसके कारण वो आदमी क्या हो जा रहा है? डल हो जा रहा है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए अग्नाशय जो है यानी पेनक्रियाज जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड किसको कहा जाता है? पेनक्रियाज को। पहला लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो गया? लिवर। देखिए ये पेनक्रियाज में ये जो स्पोर्ट्स जो पाए जाते हैं, ये जो देख रहे हैं स्पोर्ट्स जो देख रहे हैं, इस स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी ये आइलेट्स इसको द्वीपिकाएँ बोला जाता है, लेकिन लैंगरहैंस इसका क्या किया था? खोज किया था, इसलिए इसको क्या बोला गया? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। क्लियर है? यानी ये जो स्पोर्ट्स होते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। क्लियर है? इसकी खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। यानी आइलेट्स का खोज, द्वीपिकाएँ का खोज किसने किया था? आपको अगर पूछ ले पेनक्रियाज में जो द्वीपिकाएँ होते हैं, आइलेट्स होते हैं, उसका खोज किसने किया था? लैंगरहैंस ने किया था। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब ये पेनक्रियाज है। चलिए देखिए इसका आकार यानी अग्नाशय का यानी पेनक्रियाज का शेप कैसा होगा सर? पत्ती नुमा होगा। आप देख रहे हैं लाइक अ लीफ, ऐसे होता है, ऐसे होता है, सॉरी कैसा होता है? ऐसा होता है, बीच में ये होता है, इसमें क्या होता है? आइलेट्स होता है, और इस होकर के कहाँ चला जाता है? लिवर। ये इसको क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, CBD। और इसको क्या कहते हैं? बीच वाले को इसको PD कहते हैं, पेनक्रियाज डक्ट। क्लियर है? देखिए अग्नाशय के नीचे देखिए क्या है, सॉरी अग्नाशय अमाशय के नीचे स्थित होता है। अग्नाशय जो है कहाँ
इसका लोकेशन क्या होता है सर? अगर पूछ ले बताइए अग्नाशय का लोकेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ये स्टोमेच के कहाँ होता है, नीचे अवस्थित होता है, जस्ट नीचे। इसका शेप कैसा होता है? लाइक अ लीफ, पत्तीनुमा होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें दूपिकाएँ, लैंगरहैंस की दूपिकाएँ पाई जाती है, सही बात है। इसके दूपिकाएँ में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? इसके अंदर 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस यानी आइलेट्स में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। एक को कहते हैं अल्फा सेल, सेकंड दूसरा को कहते हैं बीटा सेल, और थर्ड इज गामा सेल। अल्फा सेल ये क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है? इसमें ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से? ग्लूकागोन हार्मोन। आगे बारी बारी से पढ़ेंगे इस हार्मोन का क्या कार्य है, इसका क्या होता है, इसका क्या रोल है, अपना इसका क्या रोल है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीटा सेल किसको कहते हैं? बीटा सेल से क्या सेक्रेशन होता है? बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। देखिए पेनक्रियाज में जो आइलेट्स पाए जाते हैं, आइलेट्स में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। 1 इज अल्फा सेल, सेकेंड इज बीटा सेल, थर्ड इज गामा सेल। अल्फा सेल जो होता है ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करता है? सेक्रेशन करता है। बीटा सेल जो होता है इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। गामा सेल जो होता है सर, ये कोशिका पेनक्रिएटिक जूस बनाने में क्या करता है? मदद करता है। देखिए अग्नाशय रस बनाने में, पेनक्रिएटिक जूस बनाने में कौन सा सेल मदद करता है? आइलेट्स का गामा सेल करता है। अगर आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ ले, आइलेट्स नहीं भी बोल करके बताइए पेनक्रिएटिक जूस बनाने में कौन सा सेल मदद करता है, हम दे दे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, नन ऑफ दीज। कौन सा सेल मदद करेगा? गामा सेल करेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग इससे आगे आते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, ये इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होगा? बीटा सेल से होगा, बीटा सेल से होगा इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन। देखिए इसकी खोज किसने किया था, यानी इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था? इसका बेंटिक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अगर आपको पूछ ले बताइए इंसुलिन हार्मोन का खोज किसने किया था, तो हम कह सकते हैं किसने किया था? इंसुलिन हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय बेंटिक। क्लियर है। देखिए ग्लूकोज में जब इंसुलिन हार्मोन मिल जाएगा, क्या चीज़ देखिएगा, इसको समझना है। ग्लूकोज में यानी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाता है? स्टेटाइन से, आंत से, स्मॉल और लार्ज स्टेटाइन से क्या एब्जॉर्प्शन हो जाता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज में जब इंसुलिन हार्मोन मिलेगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन। ये स्टोर कहाँ होता है? लीवर में स्टोर होता है। कहाँ होता है? ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। ये बनता कैसे है? आपको डायरेक्ट पूछेगा बताइए ग्लूकोज में जब इंसुलिन हार्मोन मिलेगा तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? ग्लूकागोन का निर्माण करेगा, ग्लूकागोन का। और ये स्टोर कहाँ होगा? लीवर में होगा। क्लियर है। यानी ये लीवर में क्या होता है? एकत्रित होते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर, कम स्रवण होने पर, यानी इसका सेक्रेशन अगर कम होगा, लो सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन आवर बॉडी, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज ग्लूकागोन में कम बदलता है। यानी अब बताइए कम बदलता है, जिसके चलते यकृत में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज मूत्र में यूरिन के जरिए बाहर निकलने लगता है। इसी बीमारी को डायबिटीज़ कहा जाता है। देखिए अब हम लोग अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे आखिर क्या कहा गया। देखिए इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? बीटा सेल से होता है। अगर बीटा सेल अगर काम करना स्टार्ट करे, बीटा सेल होता है किसमें? आइलेट्स में होता है। आइलेट्स में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ये इंसुलिन हार्मोन जब ग्लूकोज से मिलता है तो किसका निर्माण करता है? ग्लूकागोन का। ये ग्लूकागोन स्टोर कहाँ होता है? यकृत में। अगर इंसुलिन हार्मोन का हमारे शरीर से कम सेक्रेशन होना लगे, यानी इंसुलिन हार्मोन का कम स्रवण होने लगे, कम निकलना स्टार्ट कर दे इंसुलिन हार्मोन, तब क्या होगा? ग्लूकोज ज़्यादा बन पाएगा ग्लूकागोन में? नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन तो उतना सफिशिएंट है नहीं ग्लूकागोन बनाने के लिए। तो जिसके चलते क्या होगा? उसके शरीर में क्या हो जाएगा?
ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा तो वही क्या होता है सर, ग्लूकागोन में बदलना तो बदलता है नहीं, जिसके चलते वह ग्लूकोज किसके जरिए, यूरिन के जरिए क्या होने लगता है, बाहर होने लगता है। इसी बीमारी को क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ किसके कारण होता है, हम कह सकते हैं उसके अग्नाशय में जो होते हैं आइलेट्स जो होते हैं, इसका मतलब उसका इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन क्या हो रहा है, उस आदमी को कम हो रहा है, ज़्यादा ग्लूकोज जो है ग्लूकागोन में नहीं बदल रहा है, जिसके चलते उसका उस बीमारी को क्या कह सकते हैं आप, डायबिटीज़ कह सकते हैं। और जब ग्लूकोज ग्लूकागोन में नहीं बदलेगा, कम इंसुलिन हार्मोन रहेगा तो कम बदलेगा, तो ज़्यादा स्टोर तो होगा नहीं, इसी बीमारी को क्या कहा गया है, डायबिटीज़। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, बात सही है, हम तो अभी जस्ट बताए आपको, डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन बीटा सेल से होता है, और अगर इसका क्या, इसका कम स्रवण होने के कारण ही डायबिटीज़ होता है, बात सही है। देखिए शरीर में ग्लूकोज की कमी, शरीर में ग्लूकोज की कमी। अब एक चीज, ग्लूकागोन तो बना था, ग्लूकोज और इंसुलिन हार्मोन क्या बनाया था, ग्लूकागोन बनाया था। देखिए ग्लाइकोजेन और ग्लूकागोन ये जो बनाया था, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन हार्मोन, और ये दोनों मिल करके यानी ग्लाइकोजेन और ग्लूकागोन ये दोनों मिल करके क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। और ये क्या करता है, देखिए सप्लाई करता है, किसको करता है, ग्लूकोज किसको सप्लाई करता है, यानी ग्लूकागोन, ग्लाइकोजेन और ग्लूकागोन दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज और इंसुलिन हार्मोन किसका निर्माण करता है, ग्लूकागोन का, देख रहे हैं यहाँ पे, ग्लाइकोजेन का, देखिए ये जो है ये कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन हार्मोन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करता है, ग्लाइकोजेन का। ग्लाइकोजेन में जब ग्लूकागोन मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का क्या करता है, सप्लाई करता है शरीर को। अगर ग्लूकोज मिलेगा हमको तो क्या, हमको एनर्जी मिलेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, यानी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन किसको कहते हैं। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। अब पूछ ले आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है। ये हार्मोन मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, एब्जॉर्प्शन को और हार्मोन सेक्रिएशन को। यानी ये हार्मोन का काम ही होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का काम ही होता है, वर्क ही होता है, इसका फंक्शन ही होता है एब्जॉर्प्शन करना, क्या चीज़ का, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करना, और हार्मोन का क्या करना, सेक्रिएशन करना, यानी स्रवण पे, हार्मोन के स्रवण पे नियंत्रण करना ही किसका काम होता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर ये हार्मोन किसी का कम स्रवण होगा तो इसका मतलब उसके शरीर में हार्मोन पे नियंत्रण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जब हार्मोन पे नियंत्रण ही नहीं हो पाएगा तो क्या उस बच्चा का ग्रोथ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। क्लियर है? आप देख रहे हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, याद रखना है अग्नाशय से निकलता है। ये हार्मोन मेंटेन करता है, क्या चीज़ को मेंटेन करता है, फर्स्ट चीज एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है, और दूसरा कार्य क्या होता है इसका, मेंटेन, और कौन सी करता है, हार्मोन के सेक्रेशन पे क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है। यानी हार्मोन के स्रवण पे क्या करता है, सेक्रेशन पे क्या करता है, मेंटेन करता है। इस पे कंट्रोल कौन करता है, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन करता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं पेनक्रियाज रस। ठीक है, देखिए पेनक्रियाज यानी अग्नाशय रस क्या होता है, देखिए पेनक्रियाज रस यानी अग्नाशय रस, इसका पीएच वैल्यू सर कितना होता है, 7.9 से 8.1। ये कैसा होगा, 7.9 से 8.1 हुआ तो इसका मतलब नेचर कैसा होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा, 7 से अगर बड़ा होगा तो कैसा नेचर होगा, बेसिक। 7 से कम होगा तो कैसा नेचर होगा, एसिडिक। 7 होगा तो कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा ना ही बेसिडिक होगा। और अपना जो पानी है ये क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, ना एसिडिक है सर ना बेसिक है, ये कैसा है,
न्यूट्रल है। यानी हम कह सकते हैं वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। देखिए पेनक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पेनक्रियाज से कितने प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट इज नोन एज ट्रिप्सिन एंजाइम, सेकंड इज नोन एज एमाइलेज और थर्ड इज नोन एज लैपेज। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, पेप्टोन का क्या करना, पेप्टोन का एमिनो एसिड में पाचन करना। हम लोग पढ़े थे जब वहाँ पे, जब डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे थे वहाँ पे, तो डाइजेशन का जब बात कर रहे थे, प्रोटीन किस में टूटता है सर, पेप्टोन में। पेप्टोन में जो टूटता है, पार्शियल डाइजेशन कौन करता है, कौन सा एंजाइम था, एंजाइम का नाम क्या था, चलिए उसको देख लीजिएगा आप लोग। पार्शियल डाइजेशन करता है वो। और पेप्टोन का कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में कंप्लीट डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। और हम उस समय भी पढ़े थे। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आपको ट्रिप्सिन एंजाइम जो है आपको कहाँ पाया जाता है, पेनक्रियाज में पाया जाता है, यानी पेनक्रिएटिक जूस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। क्लियर है। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, कंप्लीट पाचन करता है, हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन ये एंजाइम करवाता है। देखिए एमाइलेज क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या चीज़ का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन करता है, एमाइलेज। हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, एमाइलेज एंजाइम करता है। लैपेज क्या करता है, ये फैट को किस में बदलता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। यानी वसा को किस में बदल देगा, फैटी एसिड में। क्लियर है, कन्वर्ट कर देता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अग्नाशय रस को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले, एक तो गैस्ट्रिक जूस भी है, वो भी तो क्या है, पाचन ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पाचन रस हो गया गैस्ट्रिक जूस। देखिए अग्नाशय रस को हम क्या कह सकते हैं, वो तो पार्शियल क्या वहाँ पे। और पूर्ण पाचक, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस किसको कहा जाएगा, तो अग्नाशय रस को कहा जाएगा। क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है पेप्टोन का कंप्लीट पाचन कर देता है, किस में, एमिनो एसिड में। क्लियर है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड क्या होता है। सलेवरी ग्लैंड मतलब क्या हुआ, लार ग्रंथि। देखिए लार कहाँ से सेक्रेशन होगा, मुख गुहा में होगा सेक्रेशन। देखिए लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है और ये 3 स्थान से निकलता है। देख रहे हैं, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक देख रहे हैं ये जीभ के ऊपर और नीचे दोनों से, यानी सब मैक्सिलरी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीभ के ऊपर और नीचे पार्ट को जहाँ से सेक्रेशन होता है उसको सब मैक्सिलरी। और इस पार्ट को क्या बोला जाता है, पेरोटिड। ये क्या होता है, लास्ट गेस्ट होता है, यहाँ से ज़्यादा श्रवण होता है ऊपर से। और देखते हैं ऊपर से लार ज़्यादा आता है, नीचे से कम आता है। ये नीचे वाले को क्या बोला जाता है, सबलिंगुअल बोला जाता है। देखिए ये सब नाम याद रखना है। आपसे एग्जाम ऐसे बताइए, मुख गुहा में लार का श्रवण कितने स्थानों से होता है, 3 स्थानों से होता है। सबसे ज़्यादा किससे होता है, पेरोटियोड से होता है। क्लियर है, ये है पेरोटियोड, यानी ऊपर से होता है। सबलिंगुअल से भी होता है, वो क्या कहाँ होता है, उसके जस्ट नीचे होता है। ये 3 स्थान आप देख रहे हैं। चलिए इसको याद रखना है, रिमेम्बरिंग कर लेना है। आप लोग इसका नोट कीजिएगा, नोट करके अगर इसको लिखिएगा तो ज़्यादा उसको बाद में रिवाइज करने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए लार ग्रंथि, लार का क्या करेगा, सलेवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलेवा का क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। बात सही है, सलेवा का सेक्रेशन कौन करेगा, सलेवरी ग्लैंड करेगा। और सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, पाचन करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और मुख गुहा में कितना % कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। देखिए लार का श्रवण पर डे कितना होता है, आपको एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, बताइए पर डे कितना लार का श्रवण होता है। 1.5 लीटर पर डे हर आदमी को लार का क्या होता है, सलेवा का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। बताइए ये लार मिलता है भोजन में, तब जा कर के डाइजेशन वहाँ से क्या हो जाता है, फर्दर स्टार्ट हो जाता है। देखिए लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8।
अब बताइए 6.8 7 से कम हो गया, यानी लार अगर स्लेवा अगर मिल गया, भोजन में मिक्स हो गया, इसको मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग करता है। फूड में स्लेवा को मिक्स कौन करता है? टंग करता है। देखिए जब ये दोनों मिल जाएगा, फूड में स्लेवा मिल जाएगा, जब स्लेवा का पीएच मान 6.8 होता है, इसका मतलब एसिडिक नेचर होता है। इसका मतलब वहाँ से भोजन कैसा बनना स्टार्ट हो जाता है? एसिडिक बनना स्टार्ट हो जाता है। लार मिलते ही भोजन कैसा बन जाता है? एसिडिक बन जाता है। फिर पेट से जैसे ही नीचे की ओर जाएगा, फिर वह एसिडिक भोजन किस में टूट जाएगा? बेसिक में। क्लियर है? चलिए यहाँ तक हो गया, आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, ये तो काफ़ी लेंदी क्लास हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।